ये पॉजिटिव जो है वो यहाँ से इस तरफ मूव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गई है यहाँ पे, और डिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक डाइपोल बन सकता है, डाइपोल बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है यहाँ पे, और बन सकता नहीं है, बनता ही है डाइपोल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे, ये तो माइक्रो पार्टिकल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, हम मैक्रो पार्टिकल्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ले सकते हैं जिनसे हमें डाइपोल समझ में आए, मतलब डाइपोल होता क्या है उसके बारे में हमें ये चीज़ समझ में आए, उसके लिए भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है, उस कंक्लूजन्स को मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको राइट करके दे रहा हूँ, और वो क्या है वो देखते हैं, अभी आपको बताता हूँ मैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके बीच में बनने वाले जो डाइपोल हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और उन्हीं चीज़ों को हमने एक थ्योरेटिकल पोर्शन में यहाँ पे राइट किया है, उसके बारे में अपन एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, डाइपोल की डेफिनेशन मैंने बनाई है यहाँ पे, व्हेन, देखिए यहाँ से, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, दो इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्ज बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक पॉइंट लिया, यहाँ एक दूसरा पॉइंट लिया, और इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन करवाई, ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर दोनों का ऑपोजिट है, ऐसे ले लिया। चार्जेस अटैच्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली हमने स्मॉल डिस्टेंस 2a। मैंने आपको बताया था कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, माइक्रो, नैनो या एंगस्ट्रॉम में होती है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था ये। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले Na और Cl का एग्जांपल लेके बताया था। जैसे मान लीजिए ये आपका Na है और ये आपका Cl है, तो इन दोनों का जो सेंटर है, जैसे ये यहाँ पे इनका सेंटर है, तो सेंटर टू सेंटर के बीच, वन एटम टू अनदर एटम के बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस थी उसी से हमने ये क्रिएट किया था। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें इसी डाइपोल की अगर हम बात करें, तो देखिए, क्या ये डाइपोल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, देखना है हमें। तो आंसर है बिल्कुल करेगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसका जो नेट चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज जो है वो इसका 0 हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि ये दोनों जो चार्ज हैं ये सेम लोकेशन पे पॉइंटेड नहीं है, सेम लोकेशन पे रखे नहीं गए हैं। इस वजह से इनके बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसकी वजह से ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। और उसी जैसे ये है माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये है एक प्लस क्यू, ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो दोनों अलग अलग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और दोनों की अलग अलग फील्ड जो है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट होगी दोनों की। तो उसकी वजह से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उस डाइपोल से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसकी एक्सियल लाइन पे, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, या फिर जनरल किसी पॉइंट के ऊपर, उन सब के बारे में हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में देखिए, मैंने आपको एक सिचुएशन और भी बताई थी इसमें कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए बिना ही वो डाइपोल्स की तरह और पोलरिटी को शो करते हैं, उनको हम डाइपोल्स बोल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में वो इफेक्टिवनेस, मतलब अपनी जो स्ट्रेंथ है और जो इफेक्टिवनेस है उसको शो करते हैं। तो जैसे हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था, और उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि उसके ऊपर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। फिर H2O का एग्जाम्पल लिया, उस पर भी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। तो उस केस में ये जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे, H2O का मॉलिक्यूल या फिर NaCl का मॉलिक्यूल, ये पोलर, इनको पोलर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये पोलरिटी को शो कर रहे हैं। उसके बाद में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का लिया था। उसमें हमने देखा कि जब तक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तब तक
वो किसी भी टाइप की कोई इफेक्टिवनेस शो नहीं कर रहा है, किसी भी टाइप का कोई फोर्स या कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा है वो। तो उस केस में हमने उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उनके जो सेंटर हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के जो सेंटर हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्रिएट हो जाती है, और डिस्टेंस क्रिएट होने से उसमें पोल बन जाते हैं, और पोल बनने से वो डाइपोल्स की तरह बिहेव करता है। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज का फोर्स अप्लाई होता है और नेगेटिव का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसकी वजह से वो स्मॉल डिस्टेंस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो भी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया था। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द मोलिक्यूल्स मेक्स 2 टाइप्स ऑफ डाइपोल्स। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? फर्स्ट वन, व्हेन कैन बी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में डिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल NaCl एंड H2O, दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स। ठीक है, सेम उसी बात को हमने एक लैंग्वेज में लिख दिया है। सेकंड थिंग क्या है इसमें, इफ सेंटर्स ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड देन ओनली अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कब इफेक्ट शो होता है? सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही शो होता है। ए डिस्टेंस इज क्रिएटेड बिटवीन देम, और डिस्टेंस क्रिएट होती है दोनों के बीच में, एंड दे बिहेव एज ए, और फिर वो बिहेव करने लग जाते हैं एज ए डाइपोल्स। फॉर एग्जांपल CO2 और CH4, ये चीज हमारे पास में निकल के आती है। तो ये है हमारा डाइपोल का इंट्रोडक्शन पोर्शन। अब इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास कुछ और चीजें निकल के आती हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी। हाँ, तो जो नेक्स्ट जो चीज है उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने वाली जो क्वांटिटी होती है उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कोई भी डाइपोल है। सपोज कीजिए कि जैसे मेरे पास में ये एक डाइपोल है इस तरीके से, और मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी जो फिंगर्स हैं ये आपको नजर आ रही होंगी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रखता हूं तो ये डाइपोल जो है ये रोटेट हो जाता है, इसके ऊपर फोर्स काम करता है, या तो फिर ये ऐसे हो जाएगा या फिर ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। मतलब इस पर एक टॉर्क काम करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में भी लगेगा और इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा फर्स्ट थिंग। या फिर ऐसे रोटेट हो रहा है, आप देख रहे हैं अच्छे से, ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन में कर दिया जाए और उस केस में इसको रखा जाए तो ये इस तरीके से रोटेट होने लग जाएगा, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें क्या आ रहा है? इसमें इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ आ रही है। क्या आ रही है? इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ। इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो हमने डाइपोल बनाया है उस डाइपोल में जो चार्ज यूज हुआ है Q, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी। फिर हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, 7th चैप्टर रिजिड बॉडी वाला। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कोई भी बॉडी होती है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसके साथ में ली जाती है, ये वाली डिस्टेंस इस तरीके से। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, या फिर मास के लिए और भी काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। ये कंप्लीट है, तो इसका जो हाफ सेंटर है वहाँ से इतनी जो डिस्टेंस है उसको उसके साथ में लिया जाता था, मल्टीप्लिकेशन में लिया जाता था। तो हम उसके साथ में एक वर्ड लगा देते थे उस डिस्टेंस की, उस रेडियस की वजह से। जैसे ये रोटेट कर रहा है तो इसकी रेडियस हो गई है, उस रेडियस की वजह से हम उसके साथ में एक वर्ड यूज लेते थे जिसको बोलते हैं मोमेंट। तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको P से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Q.2a। Q.2a कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास में कोई डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस लिया हमने, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2a, और यहाँ पे -q और यहाँ पे +q, ऐसे चार्ज लिया हमने। ठीक है, तो ये जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट जो है ये क्या बता रहा है आपको? डाइपोल मोमेंट बता रहा है इफेक्टिवनेस
एंड स्ट्रेंथ, इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ, इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ बता रहा है आपको, अप्लाइड फोर्स की इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे हम लोग NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, या फिर इसके कंपैरिजन में H2SO4 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या इस केस में और इस केस में, दोनों केस में NaCl का जो डाइपोल बना है वो और H2SO4 का जो डाइपोल बना है वो, दोनों केस में क्या टॉर्क सेम होगा? टॉर्क मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं आप, टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू L, ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो F है, ये F क्या होता है, ये F होता है Q इंटू E। क्या होता है? Q इंटू E। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसाइड कर चुके हैं कि ये F क्या है, Q इंटू E है। तो Q क्या है? चार्ज, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों डाइपोल्स, पहले NaCl का डाइपोल लें और उसको देखें, उस पे लगने वाले टॉर्क को मेजर करें, फिर H2SO4 का डाइपोल लें और उसको मेजर करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव के 2 चार्ज हैं और नेगेटिव के भी 2 चार्ज हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी रादर देन NaCl। इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। और इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब देखो इसके लिए अगर हम एक वर्ड लिखें डाइपोल मोमेंट के लिए तो वो क्या होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और उसके बारे में हम क्या मतलब अपने नोट्स में राइट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है यहाँ पे। देखिए, द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इफेक्टिवनेस, मैंने बताया आपको इफेक्टिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे H2SO4 और NaCl का एग्जांपल लिया हमने, दोनों में से ज्यादा इफेक्टिवनेस और ज्यादा स्ट्रेंथ कौन दिखाता है? H2SO4। क्यों? क्योंकि उसके पास जो चार्ज है पॉजिटिव वो भी 2 है और नेगेटिव भी 2 है, तो उसका जो डाइपोल स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। वही चीज हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं आपके लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय वेक्टर P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2a वेक्टर। 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इट्स ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जस्ट लाइक माइक्रो, नैनो और एंगस्ट्रॉम। ओके, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वेयर P vector is called dipole moment and Q is charge at one end only. That means either one charge magnitude. We can take either one charge magnitude, not the net charge of the dipole, and not taken any other charge. ठीक है? और 2a is distance between charges. That means minus Q and plus Q. There are two charges and O is the center point of the dipole and distance between the charges is 2a. In this case P vector is equals to magnitude of either charge. That means plus Q और minus Q. माइनस Q को भी अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे तो सिंबल जो है नेगेटिव पॉजिटिव, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q। और फिर उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2a। दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू क्या बन गया आपका? Q डॉट 2a। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी डाइपोल मोमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट केमिस्ट्री में आप जो डाइपोल पढ़ते हैं उसमें जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट इन फिजिक्स इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसी को ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम यूज लेते हैं। जब भी डाइपोल हम बनाते हैं या उसका डायग्रामेटिकली हम लोग उसको शो करते हैं तो हमेशा डाइपोल को हम इसी तरीके से बनाते हैं ट्रेडिशनली। ये उसका ट्रेडिशनली फॉर्मेट है प्लस Q। ये इस तरीके से हम उसको बनाते हैं जैसा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर कैसे बना? देखिए यहाँ से P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2a बन गया। अब देखिए P इज इक्वल्स टू
इसकी यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है कूलाम, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर ऐसा यूनिट, तो कूलाम मीटर इसकी ऐसा यूनिट बन गई है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब देखो इस डाइपोल मोमेंट पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ छोटा सा, वो क्या है उसको देखते हैं हम लोग। मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यूमेरिकल और फिर आपको सॉल्व करके बताता हूँ जी। अब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द गिवन सिस्टम, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। और गिवन सिस्टम आपका ये है, इसके ऊपर ये जो ओरिजिन है इसके ऊपर चार्ज गिवन है -2q, यहाँ पे a कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर +q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और a, और यहाँ पर एक और कोई पॉइंट है जिसपे +q चार्ज रखा हुआ है, a और 0 उसके कोऑर्डिनेट है। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें क्या करना है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि इस सिस्टम में डाइपोल कहाँ है हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिस्टम के अंदर हमें डाइपोल क्रिएट करना है कि डाइपोल इसमें कहाँ बन रहा है, उस चीज को हमें शो करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं आंसर के लिए। ये आंसर यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, इसी डायग्राम को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस -2q चार्ज को अगर मैं ऐसे लिख दूं -q, कितना लिख दिया -q, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होना है, कितना -2q। अब मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है +q, और ये आ गया आपका a 0 कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे डिनोट कर दिया है +q, और ये आपका आ गया है a और 0 और a कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? अब देखिए जरा, अब क्या इसमें डाइपोल नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। ये है मेरा डाइपोल, यहाँ से देखिए ये आपका डाइपोल जिसकी डायरेक्शन ये है P, और इस तरफ भी मुझे -q और +q, ये भी एक डाइपोल बन गया। ये देखिए +q -q +q, बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया है। अब अगर इस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या है a, क्योंकि ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे क्या है a, y एक्सिस का 0, तो ये इसकी a डिस्टेंस हो गई। अगर इसकी डिस्टेंस को मैं देखूं तो यहाँ पर भी क्या आ गई है आपकी a डिस्टेंस ही आ गई है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट निकालूं, क्या निकालूं? डाइपोल मोमेंट अगर इस चीज का मैं निकालूं तो मेरे पास में क्या आएगा? देखिए फॉर्मूला होता है P = आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो हमने ले लिया Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, डिस्टेंस कितनी है इसमें? A इसमें है और A इसमें है, तो आ गया × A, और ये आपकी इक्वेशन बनी 1 नंबर, ठीक है। बट हमें तो क्या निकालना है? हमें तो निकालना है नेट डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है? नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। और उस नेट डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए हम किसको यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, सॉरी हमारे वेक्टर सिस्टम को। ये लीजिए इस तरीके से बनाया हमने। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये भी आपका P है और ये भी आपका P है, इधर बनाया था मैंने, इस चीज को मैंने यहाँ से उठाया और ये यहाँ रख दिया, तो ये आपका P बन गया, ये भी आपका P बन गया। इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? 45 डिग्री पे यहाँ होगा। कहाँ होगा? 45 डिग्री पे इन दोनों के बीच में होगा। ये एंगल इसका 45 डिग्री होगा। समझ रहे हैं ना आप? हम निकाल भी चुके हैं ऐसे। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सॉरी वेक्टर में होता था, क्या होता था कि रिजल्टेंट R वेक्टर इज इक्वल्स टू √a² + b² + 2ab cos थीटा, ऐसे होता था। अब देखो इसमें हमारे पास a और b दोनों क्या है? P और P है, और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कितनी है? 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये तो पूरा उसमें 0 हो जाएगा। तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? आपको निकालना है P,
पी वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर, इसका भी पी स्क्वायर और इसका भी पी स्क्वायर, क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर कौन कौन से हैं, वेक्टर पी और वेक्टर पी ही हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों लिख दिए यहाँ पे। क्या बनेगा, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, p वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ से नेट, p नेट लिख देंगे इसको, नेट p नेट इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, p रूट 2, इसका रूट निकला, p तो बाहर आ गया और रूट 2 बच गया। इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर फर्स्ट नंबर इक्वेशन कहाँ है, ये रही, इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन से ये a है, ये आपका a है, अरे a, ठीक है। इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन से इसमें p की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू of p in equation second from first से, तो क्या आ जाएगा, p net इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू कितनी है, q a रूट 2, ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट आ गया इस सिस्टम के लिए। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको इस तरीके से उसको सोल्व करना है। और भी काफ़ी क्वेश्चंस हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और भी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अब देखो अब क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है हमें। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, उसका अपना एक तरीका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए यहां से बताता हूं मैं आपको। ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके लिए हम 3 मेथड यूज में ले सकते हैं। नंबर 1 कौन सा, ऑन द एक्सियल लाइन पॉइंट, ठीक। सेकंड मेथड कौन सा यूज में ले सकते हैं, परपेंडिकुलर। देखो ऐसे मान लो आपका डाइपोल है, जैसे मैं बताता हूं, ये एक्सियल लाइन के लिए ही बताता हूं आपको पहले। जैसे मान लीजिए कि ये आपका डाइपोल है -q + q। अब इसकी एक्सियल लाइन, दैट मीन्स ये वाली लाइन इधर भी हो सकती है, ये वाली लाइन इधर भी हो सकती है। तो इसके इस जगह पे फाइंड करना है या इस जगह पे फाइंड करना है या यहाँ फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर इस जगह या फिर इस जगह या फिर इस पॉइंट पे। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन के ऊपर फाइंड करनी हो। ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक। सेकंड वाला है, ऑन द इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डाइपोल है -q + q, ये इसका सेंटर है O, और यहां से ये वाला और ये वाला, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है आपका, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है। इसको हम बोलेंगे इक्विटोरियल लाइन, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग इक्विटोरियल लाइन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, ये बोलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, एट एनी पॉइंट,
मतलब इस लाइन के ऊपर भी हमने फाइंड कर लिया, एक्सियल बोल दिया, और यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इक्वेटोरियल बोल देंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग पॉइंट बोल देंगे। अब एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ ले लिया, या फिर यहाँ ले लिया, या फिर यहाँ ले लिया, कहीं भी ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। एट एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किस चीज का, ऑन एक्सियल लाइन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। ये बात हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।